हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ा जो डेवलपमेंट है वो डिफेंस के सेक्टर में हुआ है। और ये जो डेवलपमेंट है ये है फ्रांस की जो कंपनी है दसॉल्ट, उसके साथ में 114 लड़ाकू विमानों का जो है हमारा सौदा हुआ है। ये सौदा हुआ है, ये अप्रत्याशित नहीं है। सबसे ज्यादा जो अप्रत्याशित बात है वो ये है कि इसके तहत 98 यानी कि 114 में से 98 जो विमान है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर बनने वाले हैं। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। अच्छा, ये जो डील है आप जानते होंगे, लगभग डील है ये है 35 बिलियन डॉलर से ज्यादा की जो डील है। लेकिन आज हम इसमें ये बात करने वाले हैं कि ये जो डील है अपने आप में एक डील नहीं है, बल्कि ये भविष्य की नींव है। यानी कि भारत के अंदर ये हमारे जो फ्यूचर है उसको डेवलप करने वाली एक जो नींव है वो हमने रख दी है। तो आज हम इसी को देखने वाले हैं। और ये मात्र ये कोई ऐसा नहीं कि कोई पहली डील है। इसी तरीका की डील हमने फ्रांस के साथ ही नहीं बल्कि हमने अमेरिका के साथ भी की है, हमने रसिया के साथ भी की है। इसी तरीका की जो डील है हमने ब्राजील के साथ भी की है। और इसी तरीका की जो डील है वो हम जो है दुनिया के बहुत सारे जो यूरोप के जो देश हैं उनके साथ भी कर रहे हैं। अब इनमें अगर आप रसिया के साथ देखोगे तो हमने SJ-100 की जो डील करी है। इसी तरीका से अगर आप देखोगे कि जो यूरोप है उसका जो एयरबस है उसके साथ में C295 जो है वो सिविल एविएशन के लिए यानी कि बड़े जो विमान है उनके निर्माण के लिए, और भारत के जो वडोदरा है वहां पर इसके जो प्लांट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट भारत में हुआ है। साथ ही साथ में ब्राजील का जो एम्ब्रेयर है उसके साथ में जो C390 जो है उसको लेकर के हमारी एक डील हुई है। और उसी तरीका से आप देखोगे तो ये देश सिर्फ इसी तरीका की डील है कि ये हमें हमारे मेक इन इंडिया के तहत यहां पे आकर के इन्वेस्ट करेंगे और यहीं पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। देखते हैं क्या है आज का जो डेवलपमेंट है कि आने वाले समय में अभी, क्योंकि ये पूरा जो NDA है यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है ये हो चुका है। और ये जो NDA हुआ है वो है F4RF, यानी मतलब है यानी कि फाइटर फिफ्थ जनरेशन और फोर्थ जनरेशन के जो फाइटर प्लेन है वो भारत के अंदर बनाए जाएंगे। मैं अभी बात करूंगा 114 लड़ाकू विमानों की। देखिए, ये जो होंगे इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है वो है मानव रहित विमान नियंत्रण जो है वो भी इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। लगभग इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी लगी होगी कि जो 200 किलोमीटर की रेंज में यानी कि 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो रेडार है उनको एक साथ अगर लक्ष्य जो होंगे उनको इंटरसेप्ट करेगा। लगभग 40 यानी कि 40 ऐसे टारगेट जो है उनको ये इंटरसेप्ट करेगा और उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है 200 किलोमीटर की रेंज में। साथ ही साथ इसके अंदर इस तरीका की जो टेक्नोलॉजी है कि जो भी दुश्मन का रेडार होगा उसका जो उसका वेव होगा उसको अपने तरीका से डिस्ट्रॉय करेगा और वो इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा। इस तरीका का जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी। देखना, यह सिस्टम दुश्मन के रेडार सिग्नेचर जो होते हैं, सिग्नेचर मतलब है कि जिस तरीके की वेव फॉर्म होकर के आती है उनको जो है ये डिजिटल रूप से क्या कर देगा, कम कर देगा, यानी कि उनको जो है खत्म कर देगा। अब देखना आगे कि 114 में से 98 जो है वो भारत में ही बनाए जाएंगे। और बहुत महत्वपूर्ण क्या है, जो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है वो भी भारत को होने वाली है। और उसके अंदर से दो, एक तो है AMCA यानी कि अगर भारत को एडवांस मीडियम रेंज के जो लड़ाकू विमान बनाने हैं उनको लेकर के AMCA जो है वो हुआ है। और एक है इकोसिस्टम का विकास, यानी कि ये जब भारत के अंदर बनेंगे तो इससे पूरा का पूरा जो है इकोसिस्टम बनेगा और विमान पूरी जो क्षमता का उपयोग करने के लिए इसके अंदर लगाया गया है अवाक्स जो क्या है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा एक अपने आप पर रेडार सिस्टम मानिए, यानी कि ये एरोप्लेन के ऊपर लगाया जाता है जो कि एक रेडार का कार्य करता है। और जब आप रेडार की बात करते हैं तो वो क्या करता है, वो ट्रैक करता है और ट्रैक करने के बाद वो सिग्नल देता है ताकि जो हमारी मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकें। तो ये जो पूरी की पूरी एक तरीका से जो रेडार सिस्टम है, ये अवाक्स जो है ये इनके ऊपर लगे हुए होते हैं। आपने देखे भी होंगे बहुत सारे विमानों के ऊपर। तो ये अवाक्स सिस्टम भी इसके अंदर होंगे। और तीसरी जो बात है वो होगा एयर रिफ्यूलिंग, यानी कि एयर के अंदर ही जो रिफ्यूल करने की जो क्षमता है वो भारत के जो आने वाले समय में जो ये सब टेक्नोलॉजी है ये उसके अंदर और दक्षता जो है भारत को दी जाएगी इसके उसमें। अब जब हम अवाक्स की बात करते हैं तो आप जानते होंगे इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल, यानी कि एयर में ही पहले ही वो वार्निंग दे देगा जिसको आप आसानी से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखना, भारतीय वायुसेना जो है उसकी भविष्य की उड़ान जो है ये 114 फाइटर जेट जो है ये अपने आप में भविष्य की नींव है। एक व्यापक रिपोर्ट जो है वो तकनीकी क्षमता और भू राजनीतिक और आत्मनिर्भरता जो है
उस पर टिकी हुई है। तकनीकी क्षमता जो है वो उसका विकास तो होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। साथ ही साथ में हमारी जो अपनी जियो पॉलिटिकल क्षमता है और साथ ही साथ में जो हमारा आत्मनिर्भरता है वो भी इससे स्ट्रांग होंगे। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। और याद रखना ये एक रात का खेल नहीं है, ये 10 दिन का खेल नहीं है, ये आने वाले 10 से 20 साल के अंदर इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 10 से 20 साल में आपको रिजल्ट देने वाला है। ऐसा नहीं है अभी हो जाएगा। अगर हम इसका पूरी की पूरी यात्रा ट्रैक करते हैं कि हमने अपनी जो एयर पावर है, आप देखा होगा आपने जो फायर पावर इंडेक्स जो आया है उसमें हमारी जो एयरफोर्स है उसको चाइना से आगे रखा गया है। अगर आप रुचि रखते होंगे तो आपने जरूर देखा होगा। तो चाइना से आगे रखने का जो ये यात्रा है ये एक दिन में नहीं हुई, ये यात्रा शुरू होती है 1999 से। और 1999 से 2012 की जो यात्रा है वो क्या है, वो नींव रखती है। जैसे कारगिल युद्ध जो है उसमें वायु श्रेष्ठता की जो तत्काल आवश्यकता महसूस हुई और उसके बाद ही हमने शुरू किया कि भाई हमको अपनी जो एयरफोर्स है उसमें भी एक डोमिनेंस चाहिए। नहीं, उससे पहले यह माना जाता था कि एयरफोर्स की ज्यादा जरूरत है नहीं। आप जानते भी होंगे 1962 के अंदर जो चाइना के साथ में हमारा जो युद्ध हुआ था, तो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे चाचा नेहरू जी, उनके द्वारा बिल्कुल भी एयरफोर्स का प्रयोग किया ही नहीं गया। जबकि उसके बाद में ही जो चाइना है वो जाता है कहां, वियतनाम। वियतनाम के अंदर जो उन पर जिस तरीका से वहां की एयरफोर्स ने उनको जो है तहस नहस किया और चाइना जो है अपनी इज्जत बचा करके कहिए या फिर हार के जो है वहां से भागता है। ये क्या बताता है, ये बताता है कि अगर उस टाइम पर भी हमारे चाचा नेहरू जी ने अगर ये फोर्स यूज की गई होती तो जो रिजल्ट है वो ये तो नहीं होते जो आज आपको देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन छोड़िए, वो बात कभी बाद में करेंगे। 2007 के अंदर जो MMRCA टेंडर जो है उसकी खोज शुरू हो जाती है। 99 में क्या होता है, आवश्यकता महसूस होती है। 8 साल, देखो डेमोक्रेसी की अपनी ये तो खामी है और ये जो खामी है ये आपको भुगतनी पड़ती है। 8 साल हमें लग गए कि एक टेंडर निकालने में, देखना आ गए। 2007 के बाद में 2012 में जो है 2 विमान इन्हें पसंद आए, जिनमें एक तो राफेल था और एक था यूरोफाइटर टाइफून। जो ये टाइफून था, इन दोनों के बीच में फिर जो है आप जानते होंगे कि किस तरीका से जो ये जो विमानन कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, एक तरीका से एक मेला टाइप का होता है, जैसे बेंगलुरु के अंदर भी होता है और जैसे आप जाएंगे UAE वगैरह के अंदर जो कराते हैं देश जाकर के, तो वहां जाकर के इनकी जो अपनी क्षमताएं होती हैं, जैसे कि ये मैन्यूवर कैसे करेगा, ये इसके अंदर कौन कौन सी जो मिसाइल्स वगैरह लगेंगी, ये तो टेक्नोलॉजी बातें हो गई। लेकिन एक जो फिजिकल एकदम ग्राउंड में जाकर के कैसा प्रदर्शन करता है, ये वहां पर जो है इसका टेस्टिंग होती है। तो उनमें जब दोनों में टेस्टिंग हुई तो दोनों ही पसंद आए थे, लेकिन जो बेडिंग हुई थी यानी कि जो बातचीत हुई थी वो फ्रांस के जो डसॉल्ट जो है उसके द्वारा ज्यादा अच्छे से की गई, तो उसको ही फिर चुनाव हुआ। अब देखना, राफेल का जो चयन है वो आर्थिक आधार, एक तो हमारा जो इकोनॉमिक्स को देखते हुए भी हमें अच्छा लगा और साथ ही साथ जो उसकी जो अपनी तकनीकी क्षमता है उसमें तो ये अपने आप में लाजवाब था ही। राफेल बनाम टाइफून, जैसा आप पता है दसोल्ट इसे बनाती है, फ्रांस की कंपनी है। और जो यूरोफाइटर टाइफून जो था इसको जर्मनी और जो है उसकी कंपनी बनाती थी, कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम ने ज्यादा इस पर ध्यान दिया नहीं, लेकिन जो फ्रांस है उसके द्वारा जो है इसको आगे बढ़ाया गया। एयर मार्शल बेदी जो है आप जानते होंगे उनका नाम है, उनका एक जो इंटरव्यू है उसमें मैंने देखा, उन्होंने बताया है कि जो एबीई सिस्टम के साथ में उनके जो अपने अनुभव जो है वो बिल्कुल अलग रहे हैं। यूके अपने हॉक सौदे में व्यस्त था और इसीलिए जो है मैंने जैसा तुम्हें बताया कि फ्रांस की जो दसोल्ट है उसके द्वारा हमको लगातार रीच किया गया और वो अपने काम में लगे रहे, इसलिए हमने जो है राफेल को ही चुना। 126 विमानों का सौदा हुआ, क्यों हुआ विफल ये भी बताया है। दसोल्ट एविएशन ने भारत में बनने वाले 108 विमानों की जो गुणवत्ता की गारंटी लेने से इंकार कर दिया था, इसीलिए जो है ये विमानों का सौदा बिल्कुल फेल हो गया था। गुणवत्ता में अंतर आ गया था, जैसे द हवोक एक्सोइड से बताया गया है कि जो हॉल के द्वारा भी वही बनाए गए और एक यूके की कंपनी है उसके द्वारा भी, लेकिन दोनों की जो क्वालिटी थी उसमें बहुत बड़ा अंतर पाया गया। इसीलिए जो है हमने ये सोचा कि देखो अभी हम उस लायक है नहीं कि हम अकेले जो है फाइटर जेट जैसे उस तकनीक पर जाकर के निर्माण कर सकें। हमें जो है दूसरी जो कंपनी है जिनके पास इसे लेकर के बहुत ज्यादा अनुभव है उनके साथ जाना पड़ेगा और इसीलिए हमने अब ये जो 114 विमान है इनमें ये कार्य किया है कि आप हमें सिखाएंगे, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, हमारी जो यूथ है उनको स्किल्ड करेंगे और उसके बाद में हम धीरे धीरे जो है यही क्वालिटी के और इसी स्टैंडर्ड के जो विमान है वो बनाना शुरू कर देंगे। 36 विमानों का आपातकालीन खरीद एक तार्किक कदम उठाया गया। सोवियत संघ के विघटन के बाद में जो सुखोई 13 जो है, सुखोई 30 और मिग 29 ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके थे और मिराज 2000 भी इसके अंदर शामिल था। तो अब समझिए कि बहुत ज्यादा पुराने हो चुके थे, इसीलिए हमको जो है और फाइटर जेट्स की जो आवश्यकता हुई और युद्ध भावनाओं से नहीं क्षमता से जीते जाते हैं। और यह भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमें अपनी जो क्षमता है उसको लगातार बढ़ाना होता
क्योंकि अगर हमारा जो सबसे बड़ा जो एनिमी है वो है चाइना, और चाइना अपने आप में आप जानते होंगे कि ना सिर्फ एक आर्थिक रूप से बल्कि टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा एडवांस कंट्री होता हुआ जा रहा है। तो उसे देखते हुए हमें अपनी क्षमताओं का निर्माण करना ही था। इसलिए 36 विमान जो है, जिनमें आप समझ सकते हैं 2 स्क्वाड्रन जो है उनका जो है ऑर्डर दिया गया। और वो जो ऑर्डर है आप जानते होंगे कि लगातार बहुत डिले हुआ, और फिर उसका जो है आपूर्ति जो उस तरीका से हो नहीं पाती। लेकिन भारत में बनाने के कई सारी वजह और भी हैं। यूरोप के अंदर जिस तरीका का जो मैन पावर है उसकी जो कॉस्ट कटिंग है वो हो नहीं पाती, और दूसरा यह है कि भारत के अपने हित भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो वो इतनी जल्दी से हमें डिलीवर कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमने कहा कि देखो मैन पावर की हमारे पास कोई कमी नहीं है, हमें ये जल्दी से जल्दी चाहिए। तो उसके लिए 2 कार्य हो सकते हैं, एक तो आप हमारे यहाँ इसे अपने जो प्लांट्स हैं उनको लगाइए, उसके लिए हम राजी हैं, और मैन पावर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी और टेक्नोलॉजी भी उसी तरीका से हमें ट्रांसफर हो जाएगी, और किसी भी तरीके की कोई समस्या इसमें नहीं आने वाली है। अब देखना 114 MRFA यानी कि मदर ऑफ ऑल डील्स के तहत ये सारा कुछ आता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया भी था, लेकिन आज पूरी वीडियो बनाई है इसके ऊपर। 18 विमान जो होंगे वो सीधे उड़ान भरने की स्थिति में जो है, जैसे ये सौदा इतना विशाल है कि अमेरिका के व्यापार सचिव, ट्रेड सेक्रेटरी तक ने इस पर चिंता जताई है, और ये फ्रांस पर दबाव बनाने के लिए एक शक्ति देता है। और इसके ऊपर अलग से बहुत सारी वीडियो बनाई है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनको किस तरीका से जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी जो अपनी पर्सनल चैट्स भी थी उनको भी क्या कर दिया था, ओपन कर दिया था। और वैसे भी इसके ऊपर बहुत वीडियो बनाई है कि यूरोप जो है वो क्यों आप चाइना और भारत की ओर जो है लगातार आकर्षित हो रहा है, क्योंकि अब उसको अपने अस्तित्व को जो है वो चाइना से ही खतरा महसूस होने लगा है, अमेरिका से ही खतरा जो है महसूस होने लगा है। इसलिए सारा कुछ तो होना ही था। अब आगे देखना, 2016 की तुलना में आज भारत जो है वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो है उसके लिए ज्यादा दबाव बना सकता था, क्योंकि आज भारत वो नहीं है जो 2016 में था। इसीलिए भारत जितना आगे बढ़ेगा उस तरीका की ये जो आपको जो निवेश है, इस तरीका की जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो होते हुए दिखाई पड़ने वाले हैं। राफेल F5 जो है यानी कि 5th जनरेशन का तकनीकी श्रेष्ठता उसके पास ज्यादा है। जैसे शुरू में मैंने बताया, लगभग 200 किलोमीटर से अधिक रेंज के साथ 40 टारगेट को एक साथ जो है ये जो है भेद सकता है। इंजन अपग्रेड इसका हुआ है, पहले जो इसका इंजन था वो लगभग 75 kN का था, जिसको बढ़ाकर यानी कि थ्रस्ट इतना देता था। अब इसका जो इंजन है वो 110-115 kN थ्रस्ट का जो है हो चुका है। सुपर क्रूज वही है कि बिना जो ऑफ टर्बनर के जो है इसके अंदर सुपरसोनिक गति है, और प्रदर्शन जो है ये जो विषम परिस्थितियों के अंदर भी जहां पर हॉट हो और क्लाइमेट हार्ड्स हो वहां पर भी इसकी जो अपनी क्षमता है वो कम नहीं होती। आकाश में वर्चस्व जो है ये है, क्योंकि ये लेकर के चलता है मीटियोर। याद होगा आपको, मीटियोर के ऊपर मैंने बिल्कुल एक अलग से वीडियो बनाई थी कि मीटियोर जो मिसाइल है इसका जो है अस्त्र थर्ड यानी कि अस्त्र थर्ड से हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, वो अभी बनना ही है, लेकिन इसको हम रिप्लेस कर पाएंगे। इसके बहुत सारी इसके साथ जो है चैलेंजेस हैं, लेकिन क्योंकि एक तो इसकी जो अपनी अवेलेबिलिटी है वो अपने आप में बहुत कम है, क्योंकि इसको जो है उतनी संख्या में दे ही नहीं पाते हमें जितनी हमें चाहिए। लेकिन ये अपने आप में एडवांस है, और हमें चाहिए क्यों थी ये, क्योंकि हमें इसलिए चाहिए थी कि जो चाइना है वो उसके पास इस तरीका की जो मिसाइल्स थी, इसलिए हमने जो है मीटियोर को खरीदा था। वो छोड़िए किसी और वीडियो में। एक है स्कैल्प, ये जो स्कैल्प है सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, लगभग 560 किलोमीटर की जो रेंज है इसकी, एक ये इस पर लगाई जाएगी। और देखिए इसके पास लगाया जाएगा ब्रह्मोस, यानी कि तीसरा होगा इसके बाद ब्रह्मोस, जो कि सुपरसोनिक लगभग 2 मैक की स्पीड से जो है चलेगा, जो कि स्कैल्प से लगभग 3 गुना तेज होगी। और ये जो एक तरीका से लगभग 2.5 टन का जो वजन है उसे लेकर के ये विमान आकाश में उड़ेगा। आप समझिए, जिसके पास ये जो मीटियोर है, चाइना के पास इससे ज्यादा अभी एडवांस कोई मिसाइल नहीं है, लेकिन मैंने जैसे बताया इसके साथ में समस्या ये है कि हम इस पे जो है ये जहां तक मुझे लग रहा है, मुझे याद है ये जो मंगाते हैं हम मीटियोर, ये हम मंगाते हैं शायद, अब मुझे बताना इसमें कमेंट करके कि मीटियोर किस देश से हम आयात करते हैं। अब बात आती है स्कैल्प की, तो देखो ये अपना आप में एडवांस है, लेकिन अभी भी हम इनके लिए जो है निर्भर है विदेशों पर, इसलिए जो थोड़ी सी चिंता है। लेकिन भारत जिस तरीका से आगे बढ़ रहा है, हम जल्दी ही जो है इनको भी रिप्लेस करने वाले हैं। आगे देखना, स्पेक्ट्रा है वही कि लगभग जो है ये डिजिटल स्टेल्थ इसके पास है। तो ये क्या करता है कि जो भी दूसरे देश का रेडार है तो उससे आने वाली जो वेव है उनको न्यूट्रलाइज ये कर देता है, और इसके अंदर ये आता ही नहीं है, समझ गए। तो ये इसके पास ये क्षमता है। देखेंगे आगे, ये दुश्मन किसी रेडार जो भी उसका वेव फॉर्म होता है उसका पता लगाता है, और ठीक उसके जो विपरीत सिग्नल उसको भेज देता है, जिससे वो सिग्नल जो आते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि उनके जो सिग्नल आ रहे हैं
उनको ये कैंसिल आउट कर देता है, तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। जब ये डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो अपनी जो मिसाइल सिस्टम है उसके लिए ये संदेश नहीं भेजेंगे, तो फिर इंटरसेप्ट का मतलब ही नहीं बनता कि भाई ये इंटरसेप्ट हो पाए। आगे देखना, रडार क्रॉस सेक्शन जो है आरसीएस, जो उसके अंदर 10 डेसिबल की जो कमी आ जाती है, और ये अपने आप में एक दूरी यानी कि एक टाइम जो है उसको लैप्स करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। आगे देखना, दुश्मन की मिसाइलों का एक्टिव सीकर जो है उसको लॉक करने की क्षमता भी इसके अंदर होती है। अब 360 डिग्री सेंसर फ्यूजन और ऑटोमेटिक जैमिंग जो है, यानी कि उसको जैम करने की जो क्षमता है ये इसके पास होती है। निजी क्षेत्र का प्रवेश जो है ये अपने आप में समझिए कि हमारी जो कैपेबिलिटी है उनको बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमारे पीएसयूज थे, पीएसयूज मतलब है जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी थी वो इसके अंदर थी, लेकिन क्योंकि आप जानते होंगे उनमें नौकरी की जो सुरक्षा है, इसलिए जो कोई जवाबदेही होती नहीं थी, इसलिए विलंब होता रहता था। लेकिन अब जो है इसके अंदर जो मैंने शुरू में आपको बताया, टाटा हो, अडानी हो, रिलायंस हो, महिंद्रा हो, हमारे जो डिफेंस सेक्टर है इसके विनिर्माण क्षेत्र में ये कंपनियां भी अब पूरी तरीका से जो है वो शामिल हो चुकी हैं। जैसे कि मैंने बताया था, जो ब्राजील के साथ में एम्ब्रॉयर जो है उसके साथ टाटा जो है शामिल हो चुका है। इसी तरीका से जो यूरोप का एयरबस है उसके साथ में जो आप देखेंगे कि एयरबस के साथ में शायद जो है एयरबस के साथ में अडानी ग्रुप शायद इसमें शामिल हो चुका है। इसी तरीका से जो भारत के ये जो बड़े बड़े जो उद्योगपति घराने हैं ये अब पूरी तरीका से सक्रिय हो चुके हैं इसमें। अब शेयर धारकों के प्रति इनकी जवाबदेही होती है, ज्यादा मुनाफा कमाना भी इनका होता है, इसलिए ये पूरी जान जो है इसमें झोंक देने वाले हैं। निजी कंपनियां निर्यात पर ध्यान देंगी, जिससे गुणवत्ता और निर्माण की जो स्थिति है वो सुधर जाएगी और गति उनकी जो है और तेजी से बढ़ेगी। केवल खरीदना नहीं, सीखना भी है। और इसके अंदर आता है कि बाइंग कैपेबिलिटी जो है वो लगभग हमारी जो है बढ़ी, लेकिन अब हम जो है सिर्फ बाइंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं कि जो हम बना नहीं सकते हम उनको परचेज करेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि आपने देखा होगा कि टाटा ग्रुप के द्वारा जैगुआर लैंड रोवर जो है उसको पूरी तरीका से परचेज कर लिया गया और उसी के अंदर जो है निर्माण शुरू कर दिया। उसी तरीका से आवश्यकता है कि तकनीक को हमें एपेटाइट भी होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए हमारे अंदर कि भाई हमें सीखना है। और इसी के अंदर आपको देखा होगा कि आपने जो सेफ्रॉन इंजन है उसका जो निर्माण है वो भारत जो है लगातार कर रहा है। आगे देखना, नेटवर्क केंद्रित युद्ध और भविष्य की रणनीतियां। अब जो अवाक्स और रिपुलर्स मैंने आपको शुरू में बताया है कि जो अवाक्स है ये अपना आप में उड़ता हुआ आप समझिए ये एक रडार ही है, और रिपुलर जो है इसमें वैसे भारत तो करता है ये सारा, लेकिन अभी इसमें और ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है साउंड होने की आवश्यकता है, तो वो ये इसमें होने वाला है। और एक होता है एचडीआर कैपेबिलिटी, जिसके अंदर एक जो सैटेलाइट है उसके द्वारा जितने भी विमान है उनके बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन जो है स्थापित किया जाता है। तो ये जो कैपेबिलिटी है ये भी इसमें आने वाली है। आगे देखना, स्पेस असेट्स जो होंगी उनके द्वारा ही कोऑर्डिनेशन जो है इनके 50 हो चाहे 20 हो सबके बीच में एक लिंकेज स्थापित किया जाएगा। आप समझिए जब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप उसकी कितनी ज्यादा कैपेबिलिटी होगी ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। शतरंज की जो विचार है यानी कि जो चेस बोर्ड है वो बिक चुका है। अब बात यह है कि भारत इसमें चेकमेट करेगा, और भारत मुझे लगता है बिल्कुल जो है चेकमेट करने वाला है, युद्ध जीतने वाला है इसमें। और कनेक्टिविटी ही जीतती है, जैसा कि आपको बताया है कि जितना भी हम जो है इंटीग्रेट हो जाएंगे तो वही एक आपने उदाहरण भी देखा होगा कि एक सीख को आप आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन पूरी की पूरी झाड़ू को या बहुत सारी जो सीख है उनको लेकर के तोड़ोगे तो नहीं टूटेगा। ये है आपका जब हम एकीकृत कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं चीजों को, तो अपने आप में बहुत ज्यादा, क्योंकि एक और एक तो एक है, लेकिन फिर जब एक और एक 11 भी होते हैं, इसलिए याद रखना कि ये जो इंटीग्रेशन है ये अपना आप में एक स्ट्रेंथ है। आगे देखना, 52 नए उपग्रह सटीक बमबारी के लिए हमें और ज्यादा क्या छोड़ने पड़ेंगे, सैटेलाइट्स, ताकि हम अच्छे से इमेज ले सकें। और सटीकता यानी कि प्रिसीजन जो है अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर हम वारफेयर की बात करें तो प्रिसीजन जितना होगा आपकी कैपेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, या कहिए कि कैपेबिलिटी आपकी जब ज्यादा मानी जाएगी जब आप प्रिसीजन से ही अटैक कर पाए। अब आता है मैन्ड अनमैन्ड ट्रेनिंग, ठीक है, टीमिंग, यानी कि मैन्ड अनमैन्ड, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही इसमें काम कर रहे हैं, नहीं, एआई से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि ऑटोमेशन पे भी लेकर के जाना पड़ेगा। कुछ कार्य मशीन करेंगी और कुछ व्यक्ति करेंगे। अब लॉयल वैगिंग जो होती है वो ड्रोन के नियंत्रित करेंगे, यूएवीज इसके अंदर शामिल होते हैं, अनमैन्ड एयर व्हीकल। अब देखना, ये राफेल जो है 10+ एरियल प्लेटफॉर्म के कमांडर जो है वो होंगे, और साथ ही साथ इसके अंदर मैन भी होंगे और अनमैन्ड भी होंगे। देखना, बालाकोट और कॉग्निटिव वारफेयर, पाकिस्तान पहले दिन तो उसने हमले किए थे, लेकिन बाद में हमले क्यों नहीं कर पाया, कभी हमने भी, हमारे मन में भी प्रश्न आता होगा। ये है भारत की नेटवर्क एडवांटेज है। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइलें जैसे PL-15 जो है उस, वैसे ये PL-15E है, क्योंकि
चाइना PL-15 जो है, जो मैंने आपको मीटियोर बताई थी ना, तो PL-15 के ही एवज में हमने मीटियोर को खरीदा था, और जो मीटियोर है ये इससे ज्यादा उन्नत है PL-15 से। लेकिन जो चाइना है वो PL-15 सबको नहीं बेचता, वो PL-15E जो है वो चाइना ने पाकिस्तान को दिया हुआ है। तो ये है, वैसे इसको बेअसर कर दिया था हमने पहले ही दिन। आगे देखना, पूर्ण स्पेक्ट्रम प्रभुत्व, फुल स्पेक्ट्रम डोमिनेंस इसका होता है, जिससे जो दुश्मन है उसका जो मनोविज्ञान है या साइकोलॉजी जो है उस पर हमारी बढ़त हो जाती है। आगे देखना, AMCA और आत्मनिर्भर भारत की ओर हम लगातार बढ़ रहे हैं। AMCA वही जो मैंने अभी शुरू में बताया था आपको। 114 जेट डील अंतिम मंजिल नहीं है, ये 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी विमान है, उनकी तक हमारी जो पहुंच है और जो बीच का जो ब्रिज है उसको बनाने की जरूरत है। निजी क्षेत्र की दक्षता और पश्चिम तकनीक जब एक साथ आएंगी तो भारत की जो सुरक्षा है और भारत जो है आने वाले समय में आत्मनिर्भर बनेगा, इसका रास्ता तय हो जाता है। हमें रिवर्स इंजीनियरिंग पर भी ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि जो डिफेंस के जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो ये बताते हैं, जो सर्विस दे चुके हैं वो ये बताते हैं कि जब तक हम चाइना की तरह रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करेंगे तो हम जो है विदेशी कंपनियों पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहेंगे। लेकिन भारत ने इस पर काम करा है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो ब्रह्मोस है उस पर भारत ने किस तरीका से, जिस तरीका की जो ब्रह्मोस है वो रूस के पास है, उससे कहीं ज्यादा उन्नत आपको ऑपरेशन सिंदूर में देखने के लिए मिली थी। और यही है कि भारत जो है जब भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेगा तो वो एज इट इज नहीं कर लेगा, बाद में उसको और ज्यादा रिफाइन करेगा और जब जाकर के उसको हम इंडक्ट करेंगे। तो ये कार्य चलता रहेगा। फ्रेंड्स, ये बहुत खुशी की बात है कि भारत जो है अब उस स्थिति में आ गया है कि हम रूल बनाते ही हैं और हम रूल फॉलो ही नहीं करते। हम रूल बना करके दूसरों को कहते कि भाई आप ये कीजिए, ये नहीं कि आप बना रहे हैं हम। तो वो पश्चिम का जो डोमिनेंस था भारत ने उसको जो तोड़ दिया है। दो ही चीज बहुत अच्छी हुई है पिछले 2-3 साल में। एक तो जो पाकिस्तान का एटॉमिक ब्लफ था वो खत्म हो गया, यानी कि मैं परमाणु छोड़ दूंगा, हम परमाणु मुल्क हैं, एटमी ताकत है, एक तो वो उसका खत्म हो गया। और दूसरा जो है, जो पश्चिम जो है हमको ह्यूमन राइट से लेकर के तमाम तरीका का जो ज्ञान बांटता रहता था, ये तो दो चीजें जो है ना, ये कहिए दो घटना ऐसी हुई हैं जो बहुत ज्यादा संतोषजनक है और भारत के लिए और हम सब भारतवासियों के लिए गर्व करने का पल है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई कमी रह गई हो वीडियो में तो मुझे लिख करके बताइए, मैं उसको दोबारा सुधार लूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो यहां तक देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।